नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। साथियों, इंडियन हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि भारत के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस नौकरशाही को आप बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना भारत के अंदर अंग्रेज कर रहे हैं। जानबूझकर नहीं, लेकिन बिना सोचे समझे भी वो भारत में कुछ दो ऐसी चीजें छोड़कर जाते हैं जिससे वर्तमान भारत का डेवलपमेंट सस्टेन कर जाता है। पहला था भारत के अंदर रेलवे का विकास और दूसरा था भारत के अंदर नागरिक सेवा, ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज का विकास, जिसे अपन इस्पाती ढांचा भारत का कह रहे हैं। तो चलिए साथियों, मैं कुछ बैरागी करंट अफेयर्स अपडेटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज के सेशन में आपको सिविल सर्विस के बाद में भारत में पुलिस सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज या जुडिशियल सिस्टम की बात बताता हूं कि कैसे भारत के अंदर अंग्रेजों के समय उसका विकास हो रहा है। कुछ फैक्ट्स आपको यहां पर ध्यान रखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन समझना, सारी बातों को ध्यान रखना। क्या मामला है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के अंदर सिविल सर्विसेज का जन्मदाता माना जा रहा है और कई बार अलग अलग मामलों में डेवलपमेंट आपको देखने मिल रहा है। यहां क्या मामला है, ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रशासन की बात हम करते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। भारत में पुलिस व्यवस्था, पुलिस सिस्टम का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। मतलब भैया एक ही पिताजी हैं और दो बच्चे आपको देखने मिल रहे हैं, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं। सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज दोनों के पिताजी आपको देखने मिल रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वही व्यक्ति है जो भू राजस्व व्यवस्था में परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने की बात हो रही है। 1861 में पुलिस अधिनियम बनाया जाता है, पुलिस एक्ट आता है जो उसको और मजबूती प्रदान करता है, फंक्शंस बताता है। भारत के अंदर 1902 में फ्रेजर कमीशन बनाया जाता है और इसी की रिकमेंडेशंस पर एक केंद्रीय जांच ब्यूरो, तो आपने नाम सुना होगा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके मामले या उसके तार भी आपको यहां से देखने मिल रहे हैं। कोई केस होता है तो पुलिस की हेल्प करने के लिए, पुलिस को और अधिक जांच समर्थन देने के लिए सीबीआई की स्थापना की यहां पर बात चल रही है। और अलग अलग प्रांतों में आपको सीआईडी, भैया दया कुछ तो गड़बड़े दया, समझ पा रहे हैं, तो सीआईडी नामक संस्था की स्थापना की जाती है ताकि भारत के अंदर इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से मजबूत हो सके और कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो पुलिसिंग सिस्टम है, जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो आता ही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मामला भी लगातार बढ़ते जाए, जो केस का मामला है वो जल्दी सॉल्व हो सके, इसलिए आपने पुलिसिंग सिस्टम को यहां पर जन्म होते देखा। छोटी सी बात थी, हमने देख लिया है। चलिए साथियों, इसके बाद में भारत के अंदर कुछ न्याय व्यवस्था के बारे में भी हमको जानकारी लेना चाहिए। यहां पर कुछ पेच आता है, यहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि भारत में न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के समय पर कैसी थी, बाद में उसके अंदर क्या क्या बदलाव हुआ। देखिए बोर्ड पर, देखिए ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था या लीगल सिस्टम की हम बात करते हैं। पृष्ठभूमि या कुछ कारणों की बात करते हैं साथियों। जब अंग्रेज भारत के अंदर आते हैं तब भारत के अंदर ऑटोक्रेसी थी, भारत के अंदर राजतंत्र था। और सीधी बात है, अगर राजतंत्र होगा तो शिवगामिनी देवी बोलेंगी कि भैया यहां पर कानून नहीं, मेरा वचन ही है शासन, मैं जो बोलूंगी वही कानून होगा, मैं जिसे बोलूंगी आपको उसे दंड देना पड़ेगा। राजा के मूड के हिसाब से कानून व्यवस्था परिचालित होगी। अंग्रेज क्योंकि यूरोप से आ रहे हैं, यूरोप में रेनेसां आ चुका है, यूरोप में पहले ही लोकतंत्र का फॉर्मेट आ चुका है, तो लोकतांत्रिक देश भारत के राजतंत्र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं भारत के अंदर भी जो सिस्टम तैयार हो उसके लिए कुछ रेगुलेशंस हो और रेगुलेशंस के आधार पर हम काम कर पाए। तो सीधी बात है, आपको भारत के अंदर बहुत एम्बिगिटी देखने मिल रही है, अस्पष्ट न्याय प्रणाली देखने मिलती है जब अंग्रेज आते हैं। अगर आप बाद में देखोगे तो भैया उसी समय पर आपको विधि की समानता और विधि के शासन का अभाव देखने मिलता है, क्योंकि सीधी बात है, अगर राजा के सामने दो लोग आए तो राजा किसी को भी दंड दे सकता है, राजा के मूड पर डिपेंड करेगा। अब राजा को आप उसके मूड के आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते। वहां कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जिसके खिलाफ अपील की जाए, कानून की बात की जाए, दो लॉयर्स आए, बात की जाए, बहस की जाए, नहीं भैया, राजा समझ गया तो ठीक, अदरवाइज आपको भैया सजा को झेलना पड़ेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी या कहावत फेमस है कि एक दिन राजा बोला रात है तो मंत्री बोला रात है, मंत्री बोला रात है तो संतरी बोला रात है, संतरी बोला रात है तो सेना बोली रात है, सेना बोली रात है तो प्रजा बोली रात है। और एक दरबारी कवि उसी समय पर लिख रहा है, ये सुबह सुबह की बात है। मतलब उस समय सुबह है, ये दरबारी कवि लिख रहा है, लेकिन अगर राजा ने बोल दिया कि रात है तो कोई भी उसके खिलाफ अपील नहीं करेगा, राजा की बात को सत्य मानकर मान लिया जाएगा। और भैया ऐसा सिस्टम आपको देखने मिल रहा है। एक और कहानी बड़ी प्रचलित है, हालांकि ये सत्य घटना पर आधारित नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कहानी कि भैया एक दिन एक व्यक्ति ने किसी घर में जाकर कुछ खाने को चुरा लिया, उसका भूखा था वो, जैसे ही खाने को चुराया
तो वो जाता है, खाना चुरा के भागता है, तो लोग उसे पकड़ लेते हैं। लोग पकड़ते हैं तो उस चोर को ले जाते हैं राजा जी के सामने। जैसे ही राजा जी के सामने उसको ले गए तो राजा जी अपनी पत्नी से पिट के आए हुए थे, मूड खराब था। तो उस चोर को जिसने खाना चुराया है उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता है। अगले दिन दूसरे चोर ने किसी की हत्या कर दी, समझिए। अब हत्यारे चोर को भी आसपास के लोग पकड़ के राजा के सामने ले गए। लेकिन राजा ने देखा कि यार उस दिन उसकी पत्नी का कोई बर्थडे है, पत्नी बड़ी खुश है, पत्नी ने मना कर दिया, तो हत्यारे चोर को छोड़ दिया गया। मतलब वास्तव में यहाँ पर कानून कॉन्क्रीट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव मामला आपको यहाँ पर कानून का देखने मिल रहा है। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कानून कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो सभी के लिए समान हो, ये बात होना चाहिए। तो भारत के अंदर ना तो स्पष्ट प्रणाली थी और ना ही विधि का शासन था, यहाँ तो भैया राजा ही, मेरा वचन ही है शासन, ऐसा आपको शिव गामिनी देवी बोलते सुन रही होंगी, समझ पा रहे हैं। तो यही कारण था कि भैया अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ ना कुछ काम करते हैं, और वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद से ही लगातार वो सोचते हैं कुछ ना कुछ जुडिशियल सिस्टम या लीगल सिस्टम को हम डेवलप कर पाए। कैसे कर पाते हैं? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भैया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाया जाता है भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। इसी के माध्यम से 1774 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो प्रश्न आता है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में, और उसकी स्थापना आपको बंगाल कलकत्ता में देखने मिल रही है। हालांकि साथियों, जो वर्तमान में आप सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जान पा रहे हो, वो सुप्रीम कोर्ट इस सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल अलग है। तो गलती से मत बोल देना भारत का जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 1774 में होती है। नहीं भैया, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट अलग फॉर्मेट बनाया गया है, उसका मामला बाद में बनता है, आजादी के बाद शक्तियां मिलती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट नाम का सुप्रीम कोर्ट था, बाकी बहुत कमजोर सा सुप्रीम कोर्ट आपको देखने मिल रहा था। कमजोर सुप्रीम कोर्ट क्यों था? इसके पास केवल कलकत्ता के लोगों के केस लेने का अधिकार था। अगर और कोई यहां पर अपने केस लड़वाना चाहता था तो भैया इसको कंसेंट लेना पड़ता था, कंसेंट लेकर ही वो इस सुप्रीम कोर्ट में जाया सकता था। और मेनली जो सुप्रीम कोर्ट बनाया जा रहा है ये आम जनता के लिए नहीं है। जैसे मान के चलो मैं किसान हूं और मेरा किसी ने शोषण कर लिया, महाजन जमींदार से मुझे शिकायत है, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा? नहीं। कंपनी के जो थोड़े बड़े मुद्दे हैं उनकी बातों को चर्चा में लाने के लिए, उनके केस जो पेंडिंग है उनको सॉल्व करने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। तो बहुत कमजोर सा मामला आपको ये देखने मिल रहा है। खैर, प्रश्न आता है भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में बंगाल कलकत्ता में आपको देखने मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? यहां पर आपको चीजें देखने मिल रही हैं। एलिजा एम्पे नाम के पहले आपको इसके चीफ जस्टिस देखने मिलते हैं। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले जस्टिस आपको देखने मिल रहे हैं एलिजा एम्पे, और कई सारे लोग आपको इसके बाद में भी देखने मिल रहे हैं। इसने हिंदू विधि संहिता, हिंदू कोड को थोड़ा सा कोडिफाई किया, मुस्लिम विधि संहिता का अध्ययन किया, और धीरे धीरे यहीं से आपको भारत के अंदर जुडिशियल सिस्टम का जन्म देखने मिला। कहानी आगे बढ़ती है। जो कॉर्नवालिस अभी तक सिविल सेवा, पुलिस सेवा का जन्म दे रहा है, वो भारत के अंदर कहता है कि अब हमें कानून को भी लिखना चाहिए, कोडिफाई करना चाहिए, हमें संहिता बनाना चाहिए। इसी संहिता के आधार पर हम न्याय कर पाएंगे। तो आपको इसे एक फॉर्मेट के रूप में देखना पड़ता है, उसका नाम है कॉर्नवालिस कोड, जो 1793 में कॉर्नवालिस संहिता के रूप में आपको देखने मिल रही है। ये कॉर्नवालिस दिमाग वाला व्यक्ति था। ये कहता है जो न्याय का प्रशासन है उसे अलग किया जाए, उसे अलग कोडिफाई किया जाए, उसकी पावर्स अलग हो, उसके लोग अलग हो, और साथ में जो रेवेन्यू या कर का प्रशासन है, टैक्सेशन सिस्टम है, उसके रूल्स अलग किए जाएं और उसका मामला अलग किया जाए। मतलब आपको सेपरेशन ऑफ पावर यहां पर आपको कॉर्नवालिस कोर्ट के माध्यम से देखने मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट मामला है। इसी के बाद में आपको भारत के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट देखने मिलता है। अभी तक भारत में जब राजतंत्र चल रहा है तो सुप्रीमेसी ऑफ एम्परर है, भारत में राजा सबसे बड़ा है, राजा ने जो बोल दिया वो किया जाएगा। लेकिन अब कानून की सर्वोच्चता आपको देखने मिलेगी, कानून के आधार पर काम होगा, विधि का शासन होगा। और साथियों, आज भारत में कानून की सर्वोच्चता ही स्थापित है, कोई बड़ा नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे सुप्रीम नहीं है। भारत में सबसे सुप्रीम दो ही लोग हैं, इस देश की जनता, और देश की जनता को बचाने के लिए बनाया गया संविधान या उसके कानून। तो भैया भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ आता है, वो अंग्रेज हमको बताते हैं कैसे रूल ऑफ लॉ फंक्शन करता है। अगला, भारत में यूरोपीय न्याय पद्धति को, जैसे जस्टिस सिस्टम वहां पर काम कर रहा है, उसी पैटर्न के यहाँ पर आपको बाद में हाई कोर्ट्स की स्थापना देखने मिलेगी। तो वो मामला भी आपको देखना मिलेगा, सारा काम करते मिलेगा। अच्छा, भारत के अंदर जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय,
क्रिमिनल केस के लिए अलग कोड बनाए जाए, जो रेवेन्यू मामले हैं उसको करने के लिए, तलाक वलाक करने के लिए, फैमिली मामलों के लिए अलग से, दीवानी मामले के लिए अलग से कोड बनाए जाएंगे, उसकी चर्चा भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। कई सारे सुझाव या रिफॉर्म्स भी आपको क्राउन के अंडर में देखने मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो 1858 से लेकर 1947 तक बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे आपको 1834 में, उसके पहले ही लॉर्ड मैकाले के द्वारा विधि आयोग की स्थापना देखने मिलती है। बाद में आपको जॉन रोमिली देखने मिलते हैं जो लॉ कमीशन बनाते हैं, और अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे 1853 में ये आते हैं, 1834 में लॉर्ड मैकाले आते हैं। ये विधि आयोग के तौर पर कैसे विधि बनाई जाए, कैसे फंक्शनिंग होगी, रूल ऑफ लॉ कैसे स्टेब्लिश होगा, कैसे भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को स्टेब्लिश किया जाएगा, उसकी कोडिफिकेशन के लिए, संहिताकरण के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे दीवानी नियम के लिए एक संहिता होगी, भारतीय दंड संहिता जो आप इंडियन पिनल कोड, जिसको बाद में वो बीएनएस के रूप में बदला जा रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860, उसकी बात की जा रही है। इसी के आधार पर भारत की आजादी के बाद कुछ समय पहले तक दंड का प्रावधान दिया जा रहा है। इसमें जो दंड लिखा हुआ है वही हम दे रहे हैं, और यही कारण है मोदी सरकार के द्वारा इन कानूनों को बदला किया। बीएनएसएस जो भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है ना, कि भैया हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से आज तक इस देश को चला रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये गुलामी की हमको याद दिलाती है। इसलिए आईपीसी या इंडियन पिनल कोड को खत्म करके आपको भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय दंड संहिता, वो कई सारे मामला आपको देखने मिलता है। तो भैया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की स्थापना यहां पर की जाती है फौजदारी नियमों के लिए। तो कई सारी चीज आपको देखने मिल रही है। और भी कुछ मामले हैं, जैसे भारत के अंदर प्रश्न आता है हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है। तो हाई कोर्ट के लिए अधिनियम आता है 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय पर। पोर्टफोलियो सिस्टम इस समय पर आता है, और 1861 के बाद में ही आपको कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर हाई कोर्ट देखने मिल रहा है, और कहीं पर आपको सदर न्यायालय की समाप्ति और अन्य कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट देखने मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? इतना सब हो जाने के बाद भारत के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैंने आपको अभी बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत को केंद्र और राज्य के एक अलग अलग स्ट्रक्चर में बांट रहा है। और यहीं पर एक प्रश्न आता है कि देश के अंदर क्या संघीय न्यायालय होना चाहिए, जो पूरे के पूरे भारत के लिए एक कोर्ट के रूप में काम करे। और यहीं से जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है उसका विजन सामने आता है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट था 1774 में, वो कमजोर सा था, केवल कलकत्ता बंगाल वाला मामला था। लेकिन भारत में फेडरल, केंद्र राज्य का मुद्दा हो गया, बड़े बड़े अगर विवाद हो गए तो कौन डील करेगा, तो यहीं से आपको संघीय न्यायालय का कॉन्सेप्ट भी देखने मिलेगा। तो साथियों, एक और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है उसका नाम है इल्बर्ट बिल। भारत के अंदर एक अच्छा गवर्नर जनरल, बार बार लोग तारीफ करते हैं, अच्छा बोलते हैं कि कई सारे गवर्नर जनरल में एक व्यक्ति थोड़ा ठीक आया था, उसका नाम था वायसराय लॉर्ड रिपन। 1880 से लेकर 84 तक आपको लॉर्ड रिपन का मामला देखने मिलता है। यही वो व्यक्ति है जो भारत के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो नगर पंचायत वगैरह की बात कर रहे हो ना, वो इसी के समय पर आपको डेवलप देखने मिल रही है। ये इस समय पर लाता है इल्बर्ट बिल, और इस इल्बर्ट बिल का बहुत विरोध होता है, भारतीयों के द्वारा नहीं, यूरोपियों के द्वारा। और इसी कारण से इल्बर्ट बिल का विरोध चलते इस बिल को वापस ले लिया जाता है, और बाद में इस लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र देना पड़ता है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये इल्बर्ट बिल तो अंग्रेजी लाए थे, तो फिर अंग्रेजों ने ही, यूरोपियन ने इसका विरोध क्यों किया। साथियों, इसके अंदर प्रोविजन था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं, इंडियन जजेस हैं, उनको यूरोपीय लोगों के केस को सुनने का अधिकार मिल जाएगा। तो यहां पर उनको भैया तिल मिला गए, वो जिन पर हम गुलामी स्थापित कर रहे हैं, अगर वही हमारे लिए डिसीजंस देंगे, निर्णय देंगे, गुलाम बनाया कहा, गुलाम तो हम हो गए। तो हम अपने गुलामों को हमारे लिए डिसीजंस लेने नहीं देंगे, चाहे वो जज क्यों ना बन जाए। तो भारतीय जजों का विरोध करने के लिए आपने इल्बर्ट बिल का विरोध किया, और बाद में परिणाम यही हुआ कि भैया ये बिल तो समाप्त हुआ ही हुआ, लेकिन लॉर्ड रिपन के द्वारा त्यागपत्र दिया गया, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया कि मैंने बनाया था और आपने मेरे ही बनाए गए खेल को निपटा दिया, सत्यानाश कर दिया। ये मामला आपको देखने मिल रहा है। तो साथियों, आज के सेशन में हमने जुडिशियल सिस्टम, इल्बर्ट बिल के बारे में बात करी, कई सारी बातें करी, और भी कई सारी बातें करी। भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या काम कर रहा है, मैकाले कोड कैसे बना रहा है, सारा काम कर रहा है। तो ये सारी बातें अगर आपको लगातार जानना है तो देवाशीष क्लासेस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कॉम्बो ऑफर दिया गया है, कई सारे लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, रोज करंट अफेयर्स का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का। लगातार आप सारी चीजें सुनते रहिए, जुड़े रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।